नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूनिक पॉलिसी यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। आज हम एक यूट्यूब के इंटरव्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक आप मेरा ओपिनियन सुनते थे, लेकिन शायद आप आज से देश के जाने माने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन सकोगे। और दोस्तों, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पहले ही एपिसोड में मेरे साथ है देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट, ऐसे इकोनॉमिस्ट जिनका ओपिनियन जानने के लिए देश का हर मीडिया चैनल आज की सिचुएशन में बेताब है। दोस्तों, मेरे साथ है प्रणब सेन सर। अगर प्रणब सेन सर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं, प्रणब सेन सर देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट है, देश के फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन रह चुके हैं और 3 5 ईयर प्लान्स के ये ऑथर भी है। और फिलहाल दोस्तों गवर्नमेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के चेयरमैन भी है। और यही नहीं दोस्तों, ये कंट्री डायरेक्टर है इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच सर for sparing your time for me. Pleasure. Thank you so much, sir. तो सर, अगर हम शुरुआत करें, आज सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है, हमारा देश एक क्रिटिकल सिचुएशन पर है जहां एक तरफ सर अगर आप देखो तो कोविड केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए। आज ही कोविड केसेस ने 50 लाख का फिगर क्रॉस किया है, हमने ब्राजील को ओवरटेक कर लिया है। और दूसरी तरफ सर हमारे इकोनॉमिक के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले साल के Q1 के मुकाबले हमारा जीडीपी -23.9% से गिर गया है। तो सर इस सिचुएशन में अगर हम उस कंटेक्स्ट में चीजों को देखें, आपने अपने द वायर के इंटरव्यू में भी ये कहा था कि इकोनॉमी की जो हालत है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लॉकडाउन। और यही सर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी ये कहा है टू कोट कि अगर हम लॉकडाउन ना करते तो शायद बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता, वाइल्ड फायर की तरह केसेस बढ़ते और शायद हम लोग 3 से 4 हजार डेथ रोज मिलते। तो सर आज की सिचुएशन में अगर आप मार्च में जाओ और अगर आप मार्च के कंटेक्स्ट में चीजों को देखो, देन व्हाट डू यू थिंक सर कि जो हमने किया वो क्या सही था या हम और बेटर कर सकते थे? देखिए, ये सब आज के दिन चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्च में जब हुआ किसी को कोई तजुर्बा नहीं था कि ये कोविड क्या करने वाला है, इसके खिलाफ कौन से कदम लिए जाएं। तो उस वक्त जो किया सो किया, उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन क्यों किया जाता है। लोगों का एक विश्वास है कि अगर आप लॉकडाउन करो तो ये महामारी अपने आप ही चली जाएगी, 40 दिन के बाद वो रहेगी नहीं। पर जो डॉक्टर हैं वो शुरू से कहे जा रहे हैं कि लॉकडाउन का तात्पर्य ये है कि आप उसका जो वो बढ़ोतरी होगी देश में, उसको आप पीछे कर दोगे ताकि आप अपने जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आप मजबूत बना सको। जब केस लोड बढ़ेगा तो आप उसको संभाल पाओगे। अब ये जो मुद्दा है ये लोग भूल जाते हैं। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं वो एक लिहाज से सही है कि अगर आप मार्च की बात सोचें, उस वक्त हमारे देश में ना पीपीई बनता था, ना मास्क बनते थे, सारे बाहर से आता था जी। ना हमारे पास वेंटिलेटर्स थे। अब ये गए 4-5 महीनों में इन सब का उत्पादन काफी बढ़ गया है देश में। और अस्पताल आप अस्पताल की बात छोड़ दीजिए, क्लिनिकों में भी इनकी उपलब्धि हो गई है। तो आज के दिन अगर कोविड केस बढ़े तो हम शायद उससे डटने का समर्थ हैं। 4-5 महीने पहले हम समर्थ नहीं थे। हाँ, तो ये इसका पूरा मतलब था लॉकडाउन करने का। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो हमने लॉकडाउन किए और 40 दिन से ज्यादा ही थे, मेरे ख्याल से 45 या 49 दिन के थे, ये क्या हमने ज्यादा किया? अब इसका जवाब जो है वो सिर्फ हमारी सरकार ही दे सकती है, क्योंकि उनको अनुमान करना पड़ रहा है कि ये जो हमारे पास जो मेडिकल सामग्री है ये यथेष्ट रूप में है या नहीं है। जब उन्होंने तय कर लिया कि है,
लॉकडाउन जब उठाया तो अब तो केसेस बढ़ेंगे ही। और देखिए, ब्राजील के साथ तुलना करना भी सही नहीं है। ब्राजील की पॉपुलेशन हमारे से बहुत कम है। कहाँ हम कितना अभी 130 करोड़ लोग हैं, और वहां 35 करोड़ है, तो ज्यादा तो होगा ही होगा। अब हिसाब ये है कि हमने जो मेडिकल केयर का जो प्रावधान किया है, ये हमारे जो जरूरतें हैं उसके लिए काफी है या नहीं। मेरे हिसाब से जो पुराने जगह से, जो शहरों में जब कोविड फैल रहा था, उसके लिए काफी है। पर अभी कोविड चली गई है हमारे ग्रामीण अंचलों में भी जी, और ग्रामीण अंचलों में हमारे पास मेडिकल प्रावधान बहुत ही कम है। अभी जो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि ये सब प्रावधान ग्रामीण क्षेत्र में कैसे ले जा सके। ये सरकार का पहला मुद्दा होना चाहिए। अब रही बात हमारे इकोनॉमी की। अब लॉकडाउन के टाइम आपके उत्पादन सब बंद रहे, 60% उत्पादन बंद रहे, उससे झटका तो लगने ही वाला है। अब जब उत्पादन बंद होते हैं तो लोगों की बेरोजगारी होती है। अगर बेरोजगारी हो, अगर उनका और कोई साधन ना हो, तो वो अपने गांव वापस चले जाते हैं, जो हमने देखा है ये पिछले कुछ महीनों में। ये स्वाभाविक है। अब हमारे यहाँ ये कुछ ज्यादा ही हुआ है, और उसका कारण यह है कि हमारी यहाँ जो माइग्रेंट लेबर है, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आए थे काम ढूंढने के लिए, वो उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए ये असर ज्यादा पड़ा है। तो अभी सवाल ये है कि हमारे यहाँ मेरे हिसाब से आज के दिन तक करीब करीब 18 से 20 लाख करोड़ 18 से 20 लाख करोड़ की आमदनी चली गई है इन गए महीनों में। ये अपने आप वापस नहीं आएगी, और जब इतना सारा आमदनी चली जाती है, लोग अपने को किसी न किसी तरह तो बचाए रखेंगे ना। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो पूंजी है वो उसको कम करते रहते हैं। उससे पैसे निकाल निकाल के खर्च करते हैं ताकि उनकी जिंदगी बनी रहे। अब जब नौकरियां वापस आएंगी, अगर रफ्तार अच्छा हो, तो लोग जो पहला काम करेंगे वो है कि आप अपना जो पूंजी है, जो अभी गिर चुका है काफी हद तक, उस पे फिर पैसे वो डालेंगे। अपने सेविंग्स अकाउंट हो या गोल्ड हो, जो भी हो, सोना पे जो भी। अब उसके कारण हमारे यहाँ डिमांड अभी काफी दिन नीचा रहेगा, क्योंकि लोगों के पास अभी, और देखो अभी तक मैंने कहा जो कोविड बढ़े जा रहा है देश में, लोगों के मन में आशंका है जी। वो सोचते हैं कि किसी दिन फिर लॉकडाउन हो सकता है। राइट। अगर उनके पास कोई पूंजी ना हो तो वो लॉकडाउन में वो कैसे जिएंगे। जी जी जी। और ये जो उनमें डर है, वो डर जो आज के दिन हो रहा है कि विभिन्न राज्यों में छोटे छोटे लॉकडाउन, 2 दिन के लॉकडाउन, 3 दिन के लॉकडाउन ये किए जा रहे हैं, तो लोगों के मन में ये आशंका है जी। और वो आशंका स्वाभाविक है। सर, इस अनसर्टेनिटी पे मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले 2 क्लैरिफिकेशन अगर हम लोगों को समझा सके कि जब लोग ये सुनते हैं, एक आम भाषा में अगर लोग ये समझने की कोशिश करें कि लोगों को एक तरफ लगता है कि कोविड की वजह से जो डिवास्टेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ लाइफ और मटेरियल, और दूसरी तरफ लोग ये देखते हैं कि ये अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी करीब 24% से नीचे गिर गई है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये 24% का मेरी इंडिविजुअल लाइफ पर कैसे असर होगा। तो अगर उस 24% की इसके इकोनॉमी के जो स्लो डाउन हुआ है उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर सके इंडिविजुअल इफेक्ट में, तो आप उसको कैसे लोगों को एक आम भाषा में समझाओगे? ये बड़ी सीधी बात है। जो आप 24% की बात कर रहे हो, वो सिर्फ पहले तिमाही में है,
यानी अप्रैल मई जून की बात हो रही है। उसके बाद की बात अभी तक किसी को पता नहीं है। अब 24% करीब करीब 12 लाख करोड़ है। यानी 12 लाख करोड़ रुपए जो हमारे आमदनी में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जो पिछले साल इसी तिमाही में हमारा जितना आमदनी था उससे 12 लाख करोड़ कम हुआ है इस साल। समझे? तो अगर आपकी कमाई पिछले साल के तुलना में घटी हो तो स्वाभाविक है कि आप अपनी खरीदारी, अपना खपत ये आप कम करोगे। क्योंकि काफी लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और जो काफी लोग हैं जिनको की नौकरियां अभी तक कायम हैं, पर उनकी जो सैलरीज और वेजेस हैं वो घटाई गई हैं जी। तो हर इंसान को कुछ ना कुछ तरह से पता चल रहा है कि ये 24% जो गिरावट आई है इसका असर क्या है उन पे। ये मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ रहे हैं अपने दिन दैनिक जीवन से। जी बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हो कि हमारी इतनी आमदनी कम हुई है ओवरऑल और इंडिविजुअल लेवल पर भी। सर आप जो जॉब्स की बात कर रहे थे, अगर हम लोग जॉब्स पे आए कि जब हम अपने, जैसे आपके द वायर के इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि अगर आप स्पेकुलेशन करो कि Q4 तक, अगर अभी 24% है तो वो कम होते होते आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Q4 तक 14% तक हमारी जीडीपी शायद कम हो। तो अगर आप इसका कोरिलेशन करो जॉब्स के साथ, क्या आपके दिमाग में कोई नंबर है कि कितनी परसेंट, कितने जॉब लॉसेस या कितने जॉब्स इफेक्ट हो सकते हैं इस ईयर एंड तक? हाँ, अब हिसाब करीब करीब ऐसा है कि आप ये पहला तिमाही छोड़ दीजिए, उसमें जॉब लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। आप अगर CMI के आंकड़े देखें तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जो हमारी बेरोजगारी की दर है वो 24% है, 24 या 25% है। वो इस 24-25 से जुड़ा हुआ है जी। तो हम अगर वही आंकड़े लेके आगे चले और अगर जीडीपी पूरे साल में पिछले साल के तुलना 12-13% कम हो जी, तो मान लीजिए कि करीब 12-13% लोग बेरोजगार होंगे। अच्छा, इससे पहले, कोविड आने से पहले हमारी जो बेरोजगारी का दर था वो था करीब करीब 6%। तो करीब 7-8% ज्यादा, 7-8% माने आपके करीब करीब 2.8 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में है। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग फिगर है सर। ये फिगर ऐसा है कि लोग इससे काफी डर जाते हैं, बिकॉज अभी प्रॉब्लम सर ऐसे होता है कि लोगों को इसका डायरेक्ट रिलेशन समझ में नहीं आता और लोग ऐसी सिचुएशन में कि उनको पता नहीं चल रहा है कि वो इसमें क्या करे। कोविड एक अननोन डिजीज था जो आया है, उनको स्ट्राइक किया, उनकी नौकरी खतरे में है और उनमें उनका कोई दोष नहीं है। तो सर इस सब चीजों की वजह से कोई दोष नहीं है, राइट। तो सर इन सब चीजों की वजह से सर अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ रही है। तो सर और ये तो जाहिर है। तो सर आप क्या मतलब अभी गिवन द सिचुएशन अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि इस अनसर्टेनिटी को कम किया जाए? हम लोगों को ये कैसे समझाएं कि आप फिर से जॉब में जाइए, आप स्पेंडिंग कीजिए, या फिर क्या ये पॉसिबल है कि हम लोगों को समझा सके कि और उनके अनसर्टेनिटी से कम कर सके? देखिए, लोग शायद अपने नौकरियों में या जो कामकाज कर रहे हैं उसमें वापस चले जाएं जी, या चले जाने के लिए उत्सुक हों, पर हिसाब ये है कि जो कंपनियां हैं जो उनको नौकरी देती है उनमें क्या विश्वास है कि वो अगर उत्पादन शुरू करें वो बेच पाएंगे जी। जब इतना आमदनी में नुकसान पड़ा है तो सारे कंपनी जो हैं उनमें एक डर है, एक आशंका है कि हम अगर उत्पादन शुरू करें, उसके लिए पैसे खर्च करें, हम आखिर में बेच पाएंगे या नहीं।
अगर हम नहीं बेच पाए तो हम ऐसे ही घाटे में चल रहे थे और भी ज्यादा घाटे में जाएंगे, फिर बैंक लोन्स हम वापस कर्जा नहीं दे पाएंगे और हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से पहला कदम तो ये है कि जो कंपनियां हैं जो लोगों को नौकरी देती हैं उनमें विश्वास लाई जाए कि डिमांड रहेगा, खरीदारी रहेगी। एक बार वो अपना उत्पादन शुरू कर दे, नौकरियां अपने आप ही बनेंगी। पर वो अगर उत्पादन शुरू ना करें, आप लाख कह लीजिए, कुछ होने वाला नहीं होगा। तो सब जो सवाल आपको पूछना है कि हम हमारे कंपनियों को कैसे बता सकते हैं कि आप उत्पादन शुरू कीजिए और डिमांड रहेगी। लोग आपके जो उत्पादन का फल है वो लोग खरीदेंगे। तो सर, कंपनियों में ये विश्वास पैदा करने के लिए गवर्नमेंट और लोग दोनों क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? देखिए, लोग शुरू में लोग खुद कुछ भी नहीं कर सकते। जो करना था लोगों को वो कर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि लोग अपना जो खर्च है कुछ कमाया है, पर ज्यादातर उन्होंने खास नहीं कम किया है। वो अपने पूंजी को से पैसे निकाल के खर्च कर रहे हैं। वो खास कुछ नहीं कर सकते। इससे आगे अभी उनका तो जो समर्थ है वो तो कम है ना, पूंजी तो खर्च खत्म होना चला अभी। तो अभी मेरे हिसाब से सरकार के अलावा और कोई चारा नहीं है इस परिस्थिति को पलटाना। लेकिन सरकार का भी एक डर है कि अगर वो लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डालेंगे तो शायद वो स्पेंड ना करे और वो इकोनॉमी में वापस ना आए। तो जीडीपी का जो सी है वो शायद स्टैग्नेंट रहने का गवर्नमेंट को डर लग रहा है। तो आप इस डर को कैसे निकालोगे गवर्नमेंट के माइंड से? देखिए, सरकार जब खर्च करती है वो दो तरह से कर सकती है। एक है कि आप जनधन अकाउंट में, जैसे आपने किया है, या पीएम किसान के तहत आप पैसा लोगों के अकाउंट में डाल दो या उनके पास पहुंचा दो और वो खर्च करें। अब मैं जो कह रहा हूं कि अगर पिछले 5 महीने में लोग अपने पूंजी को कम कर चुके हों तो जाहिर है उस पैसे को वो कुछ बचाएंगे, क्योंकि उनके मन में अभी तक आशंका है। और वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज अगर वो ना बचाएं तो कल के दिन वो बचाएंगे। तो आप जो मुसीबत जो है उसको आप पीछे धकेल रहे हो और आप पूरे रिकवरी जो है हमारी जो उत्पादन है उसको आप ढीला कर दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि सरकार खुद खर्च करे, सरकार खुद खरीदार बन जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बातें हो रही हैं, जहां सरकार खुद अपने पैसे से कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करते हैं, स्टील सीमेंट वगैरह वगैरह खरीदते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं और पैसे उनके पास जाता है। ये ज्यादा बेहतर उपाय है। क्योंकि फिर कंपनी देख रहे हैं कि सरकार खुद खरीद रही है और उस खरीदारी के तहत आमदनी हो रहा है लोगों का, और वो आमदनी लोग अभी खर्च करेंगे। पर अब उसकी मुसीबत ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू करने में सरकार को 4 से 6 महीने लगते हैं। तो आज तय किया और कल शुरू किया, ये नामुमकिन है। तो मेरे हिसाब से जो करना चाहिए आज के दिन कि आप तैयारियां शुरू कर दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालने की। तब तक के लिए आप लोगों को
ये जनधन अकाउंट में पैसे जो आप ट्रांसफर कर रहे थे या आप पीडीएस के तहत जो राशन दे रहे थे, मुफ्त के राशन दे रहे थे, ये कायम रखिए। ओके, तो सर ओवरऑल आपका ये आपके प्रोजेक्ट हो जाएगा। जी 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 सर, ये बहुत एनरिचिंग था, क्योंकि आम भाषा में लोगों को ये समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हम प्रॉब्लम सर ये है शायद कि एक सिस्टमिक अप्रोच नहीं है। जब हम कोविड के बारे में सोचते हैं तब हम इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते, जब इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं तब कोविड के बारे में नहीं सोचते। तो आपने ये बहुत बेहतर सर बताया कि हर नोड को कैसे समझा जाए। कोविड को भी हम देख रहे हैं, इकोनॉमी को भी देख रहे हैं, लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आप अगर जॉब पे ना गए तो डिमांड पैदा नहीं होगी, और हम लोग जो उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको भी बता रहे हैं क्या करना है, और गवर्नमेंट को भी। तो सर ओवरऑल सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज्यादा एनरिचिंग इंटरव्यू दिया। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारी ऑडियंस के लिए हिंदी में इन चीजों को, इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हिंदी में समझने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच सर। मैं आपके आभारी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर, आई एम ब्लेस्ड सर, थैंक यू सो मच। You're welcome.